गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये जो लेक्चर है ये क्लास 10th बायो के लिए। क्लास 10th बायो में हमारा जो टॉपिक रनिंग में है वो है रेस्पिरेशन। तो कल मैं आपको ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा बताया था। मैंने ये आप लोगों को बताया था कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों टर्म्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। क्लियर? ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती। ब्रीथिंग में हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को लेना इनहेलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना एक्सहेलेशन कहलाता है। क्लियर बात है? फिर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट भी बताया था कि बच्चों हम कैसे सिद्ध करेंगे कि रेस्पिरेशन के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। उसके लिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ली थी, उसमें लाइव वाटर लिया था और लाइव वाटर में जब हमने एक्सहेलेशन के दौरान गैस पास की थी तो मिल्की हो गया था। और आपको पता लाइम वाटर मिल्की कब होगा? जब उसमें CO2 गैस पास कराई जाती है। क्लियर है? तो इस एक्सपेरिमेंट से ये भी सिद्ध हो चुका है कि जो हम एक्सहेलेशन के समय गैसेस को रिलीज करते हैं वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्लियर है? इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था आपको रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर है? रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? रेस्पिरेटरी सब्सटेंस यानी कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी का रिलीज होना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। और क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सेल के अंदर होता है, इनसाइड द सेल होता है, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है। क्लियर बात? क्या होता है? केमिकल प्रोसेस, और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन बच्चों आपको एक बात और समझनी चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है वे बिना एंजाइम्स के पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से डाइजेशन में जितने भी एंजाइम्स यूज हुए थे उनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहा था, इसी प्रकार रेस्पिरेशन में जितने एंजाइम्स यूज होते हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। जो कि आपकी सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर जो क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी में जो F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स होते हैं, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अब आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पर। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बच्चों दो टाइप्स का है। फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस takes place in the presence of oxygen to release the energy, known as aerobic respiration। और बच्चों जब ये रेस्पिरेटरी सब्सटेंस यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज करता है तब उसको कहा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो कल मैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आप लोगों को समझाया था कि एक्चुअल में एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कहाँ पर पाया जाता है बच्चों? ये ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेती है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो डाइजेस्टेड फूड ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है और बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देता है। फिर जहाँ पर जिस सेल में ग्लूकोज की कमी होती है बच्चों, वो सेल इसको ग्लूकोज को डिफ्यूजन से ले लेती है। क्लियर है? तो समझिए कि सेल के अंदर ग्लूकोज कैसे पहुंचा। पहले फूड का डाइजेशन हुआ, उसमें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसको एब्जॉर्ब किया और ब्लड में मिला दिया। ब्लड सर्कुलेशन के समय वो सेल्स के पास गया। जिस सेल में ग्लूकोज की कमी थी बच्चों, उसने डिफ्यूजन से ग्लूकोज को ब्लड से ले लिया। क्लियर है? तो अब क्या होता है बच्चों, ये जो ग्लूकोज है सेल के अंदर प्रेजेंट है, इसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं। ये साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि सबसे पहले आपका ग्लूकोज सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें पाइरुवेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो पाइरुवेट होता है इसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक?
जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है तब भी थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है। फिर ये पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो जाएगा और वहाँ पर ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर आपको CO2 H2O के साथ एनर्जी देगा। दिस इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन में जो आपका रेस्पिरेटरी सब्सटेंस ग्लूकोज था वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। फिर ये पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर CO2 H2O के साथ आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्लियर बात है? अब आई बात बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन की। ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, यानी कि जहाँ पर रेस्पिरेटरी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा उसको क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ पर होता है उसके लिए हमने 2 एग्जांपल्स लिए। ईस्ट, नंबर 1 ईस्ट। ईस्ट क्या होती है बच्चों? यूनिसेलुलर फंगस। क्लियर बात है? पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, आपने ईस्ट के बारे में पहले भी पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों के दिमाग में अभी भी ईस्ट नहीं आया तो आपने एक टर्म पढ़ी होगी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से जब अल्कोहल बनता है माइक्रोब्स का यूज करके, तब उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन। यानी कि कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो ये वही ईस्ट है बच्चों जिसे फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। तो जब ये ईस्ट फर्मेंटेशन करता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, उस कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, तब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करता है। आप तो समझ गए फर्मेंटेशन क्या था बच्चों? यह आपने 8th क्लास में भी पढ़ा। जब कार्बोहाइड्रेट माइक्रोब्स की प्रेजेंस में अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। और उसके लिए जो माइक्रोब्स यूज किया जाता है बच्चों वो होता है ईस्ट। ये वही ईस्ट है। क्लियर है? और जो यहाँ पर हम बता रहे हैं ये वही रेस्पिरेशन है जो ईस्ट फर्मेंटेशन के समय करता है, यानी कि ईस्ट में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो कैसे होता है? वही ईस्ट के अंदर क्या चले जाएगा बच्चों? ग्लूकोज सेल के अंदर, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है। वहाँ साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? पाइरूवेट में। फिर ये पाइरूवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन होता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी ये प्रोवाइड कराता है। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्लियर बात है? इसी प्रकार से एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल आप कहां ले सकते हो? ह्यूमन मसल सेल्स, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके मसल में जब हम लोगों की मसल के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में फिर मसल एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। क्लियर बात है? वहां पर क्या होता है? वही मसल सेल के अंदर ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, फिर वो पाइरूवेट ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक डाउन होकर लैक्टिक एसिड के साथ एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? तो इसका मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो हमने 2 एग्जांपल्स लिए इनमें प्रोडक्ट्स अलग अलग होंगे। ईस्ट के अंदर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। क्लियर बात है? मसल सेल में जो प्रोडक्ट होंगे वे होंगे लैक्टिक एसिड और एनर्जी। क्लियर बात? अब आगे की तरफ चलते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि जब हम लगातार कंटिन्यूस वर्क करते हैं तो हम टायर्डनेस फील करते हैं, थकावट महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? तो हम उनको बताते हैं कि जब हम लगातार काम करते हैं तो उस समय हमारी मसल सेल्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी मसल सेल
एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हमारी जो मसल सेल्स हैं उनमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और ये लैक्टिक एसिड जो होता है जो मसल फाइबर्स होते हैं उनके बीच में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हमारी मसल प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाएगी और हम लोगों को पेन के साथ टायर्डनेस फील होगी। ठीक है, लेकिन कुछ समय रेस्ट करने के बाद ये जो लैक्टिक एसिड है डिजोल्व होकर वहाँ से चला जाएगा, यानी कि मसल फाइबर्स के बीच से रिमूव हो जाएगा और हम फिर से काम करने लायक हो जाएंगे। क्लियर बात है? अब आगे चलते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट है एटीपी। ठीक, फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है बच्चों? फुल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है, इसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है। क्या है ये एटीपी? अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोगों को पता, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो हमको पता कि जो ग्लूकोज होता है उसके ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी कहाँ पर रिलीज होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लियर बात है? क्योंकि ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर वो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन बच्चों, इस एनर्जी को हम यूटिलाइज कैसे करते हैं या ये एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? क्लियर बात है? तो मैं बताता हूँ बच्चों। ये है एनर्जी रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन। ये एनर्जी है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पायरुवेट के ब्रेकडाउन से रिलीज हुई। हमारी बॉडी के अंदर एक और केमिकल है जिसका नाम है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि इसमें 2 फॉस्फेट है। डाई का मतलब 2। कितने फॉस्फेट है इसमें? 2। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एडेनिन है, इस पर 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं, तो इसका फुल नेम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्लियर बात है? अब ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है। वहां पर पायरुवेट के ब्रेकडाउन से क्या रिलीज हुई? एनर्जी। फिर ये जो एडीपी था, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उस एनर्जी को यूज करके अपने साथ एक फॉस्फेट और जोड़ लेता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो एनर्जी है वो एडीपी ने यूज की और अपने साथ उस एनर्जी से एक फॉस्फेट और जोड़ लिया। इस तरीके से पहले ये 2 फॉस्फेट थी, अब एक फॉस्फेट और यहाँ पर जुड़ गया। लेकिन जब ये फॉस्फेट जुड़ा तो इसके जुड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ी बच्चों? एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आई? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो यानी कि ये ए के साथ जब पी यानी कि फॉस्फेट जुड़ा तो उसके जुड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो एनर्जी कहाँ से आई? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो एडीपी माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी रिलीज हुई उसको यूटिलाइज करके अपने साथ एक फॉस्फेट और जोड़ लेता है और बनता है एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जहां पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ये आपका एटीपी वहां पर जाता है और वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है और ये यहां से ब्रेकडाउन हो जाएगा और उसने जिस फॉस्फेट को अपने साथ जोड़ा था उस फॉस्फेट को अलग कर देगा। जैसे ही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा
तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। कौन सी एनर्जी? जो उसने माइटोकॉन्ड्रिया से ली थी। तो बच्चों यहाँ पर जो एनर्जी थी, जब ये फॉस्फेट अलग होगा तो यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, यानी कि ये फॉस्फेट अलग होगा, तो ये एनर्जी रिलीज होगी और इस एनर्जी को वहाँ पर यूटिलाइज कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बच्चों कि जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूटिलाइज करके अपने साथ एक फॉस्फेट और जोड़ लेता है और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर जाएगा और दोबारा से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उस फॉस्फेट को हटा देगा। और जब वो फॉस्फेट अलग होगा तो जितनी एनर्जी उसने उसे जोड़ने में ली थी, जब वो अलग होगा उतनी एनर्जी वहाँ पर रिलीज कर दी जाएगी और उस एनर्जी को वहाँ पर यूटिलाइज कर दिया जाएगा। क्लियर है बच्चों? आज इतना ही, कल आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों?